नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। अगले 1 घंटे होंगे देश और दुनिया की प्रमुख और अहम खबरों पर नजर, जिसमें प्रमुख खबरों पर नजर में हम नजर डालेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज 5वां दिन है। कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं दोनों ही सदनों में। आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है बैंकिंग लॉ संशोधन बिल, और क्या क्या विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध है ये आपको बताएंगे न्यूज़ एट 10 में। इसके साथ साथ बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। क्या आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा ये आपको बताएंगे, संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। इसके साथ साथ बात होगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में देंगे बयान। यूपी के संभल पर सियासी तकरार जारी। इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रस्तावित दौरे को रोकने के लिए थमाया नोटिस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने पर अड़े। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने कही हर तरह से समर्थन की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा फैसला, अपने पुत्र हंटर को दिया क्षमादान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये न्याय की विफलता। और न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जो 25 नवंबर से शुरू हुआ है और आज दूसरे सप्ताह से इसकी शुरुआत हो रही है। आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक, बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे। विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंक कार्य कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अनंतरण अधिनियम 1970 और बैंक कार्य कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अनंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत संशोधन किए जाएंगे। संशोधन के राज्यसभा में 2 विधेयक, तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र से संबंधित विधेयक को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण और साथ ही उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम पर बयान देंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज से शुरू हो रहा है दूसरा सप्ताह। 25 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और आपको बता दें जो पिछला हफ्ता बीता है वो विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से कई बार दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। 11 बजे अब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। तब देखना होगा कि ये जो अहम विधायी
काज हैं आज जो सूचीबद्ध वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश कर सकती हैं। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल मंत्रालय से जुड़ा एक अहम बिल पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और पिछले हफ्ते चारों जो दिन बीते हैं उसमें विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, व्यवधान किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को कई बार बाधित करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सदन के शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो हुई थी वो 25 नवंबर से हुई थी। आज उसका कामकाज के लिहाज से 5वां दिन है और लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, जहां 11 बजे अब से कुछ देर बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी, जिसके बाद देखना होगा कि आज जो विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं लोकहित और लोक इससे जुड़े हुए जो बिल है वो क्या पेश किए जा सकेंगे या नहीं। इसके अलावा लोकसभा में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वक्तव्य देने वाले हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ। आइए शैलेंद्र से ही ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक भी हुई होगी, क्या उस बैठक में रणनीति बनाई गई है? साथ ही साथ आपको इससे ये भी पूछना चाहेंगे जो अहम विधायी कामकाज आज सूचीबद्ध है वो किस तरीके से आगे आज बढ़ सकते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत चीन संबंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले हैं। देखिए, जो भी सूचीबद्ध कामकाज है आपने उसका जिक्र किया ही। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान आना है वो विपक्ष भी चाहता था कि इस तरह का एक बयान सदन के पटल पर सरकार की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से रखा जाए चीन को लेकर जो हालिया घटनाक्रम हुआ है, और वो बयान आज लोकसभा में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना बयान रखेंगे तब सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। दोनों सदनों में प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल सूचीबद्ध हैं। इसके साथ ही साथ जो विधायी कामकाज हम हर दिन देख रहे थे, पिछले हफ्ते सूचीबद्ध किए जा रहे थे, उन पर प्रगति नहीं हो पा रही थी, उन्हें फिर से लिस्ट किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब उम्मीद यही है, चूंकि सत्ता पक्ष सरकार ये नहीं चाहता कि हंगामे के बीच विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, और ये बात बहुत स्पष्टता से जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा भी था कि वो चाहते हैं कि विधायी जो कामकाज है, जो विधेयक हो, उनको पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो चर्चा के साथ पारित हो। ऐसी स्थिति ना आए कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया जाए। और विधायी कामकाज हो या फिर सरकार का जो विधायी एजेंडा है वो तो है ही, लेकिन सदन जब चलता है तब तमाम सदस्यों को, खासतौर पर जो नए सदस्य हैं, युवा सांसद हैं, उन्हें मौका मिलता है अपनी बात रखने का। कई युवा सांसदों ने इस बात को कहा भी पिछले हफ्ते कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने की वजह से उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये देखना होगा विपक्षी दलों को कि क्या वो रणनीति अपनाते हैं, क्या वही रुख अपनाते हैं जो बीते हफ्ते 4 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला था। कई बार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने नसीहत भी दी थी विपक्षी सांसदों को, विपक्षी दलों को कि वो सदन में की कार्रवाई चलने में सहयोग करें। तो आज जब भी स्ट्रेटजी मीटिंग होती है कांग्रेस की या विपक्षी दलों की, तब वो हर हफ्ते एक नई रणनीति के साथ सामने आते हैं। तो क्या आज कोई एक सदन चलने देंगे या फिर प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के बाद 12 बजे लोकसभा में कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि कई बार टकराव होते रहते हैं, हंगामा होता रहता है, लेकिन फिर सहमति बन जाती है और सदन सुचारू रूप से चलता है। तो हर हफ्ते जब आज पहला दिन है दूसरे हफ्ते का, तो उम्मीद यही है कि तमाम जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है उसके भी रास्ते निकलेंगे और सदन सुचारू रूप से चलेगा। विपक्ष अपनी जो अड़ियल रुख है, जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहता है, उसको छोड़ेगा और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। इसके साथ साथ हमने पिछले हफ्ते की कार्यवाही पर नज़र डालें तो शैलेंद्र, हमने देखा था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक तीखी बहस हुई थी। हमेशा जगदीप धनखड़ ने कहा और आग्रह किया सभी सांसदों से कि वो गरिमा बनाए रखे सदन की, और उधर हमने लोकसभा में भी देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी लगातार उन्होंने कई बार अपील की। इसके बावजूद पिछला हफ्ता पूरे व्यवधान से भरा रहा। अगर देखें तो सिर्फ कार्यवाही जो है पूरे हफ्ते का कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 40 मिनट
चली और औसतन लगाया जाए तो हर रोज सिर्फ 10-10 मिनट की कार्यवाही चली है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण विधेयक पूरे सत्र में 19 बैठकों में सूचीबद्ध है, वो किस तरीके से विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे और फिर पास किए जाएंगे? देखिए, कुल 16 विधेयक इस सत्र के दौरान सरकार उस पर आगे बढ़ना चाहती थी। जो वक्फ संशोधन से जुड़ा जो बिल है, जो पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को उसकी रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन आखिरी बैठक में जेपीसी की जो बैठक हुई वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें सहमति बनी कि जो बजट सत्र है उसके आखिरी दिन तक, आखिरी सप्ताह तक ये कार्यकाल बढ़ा दिया जाए जेपीसी का। तो अब वो विधेयक इस सत्र में नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिल है। आज ही आप देखें, वायुयान संशोधन बिल है, बैंकिंग संशोधन बिल है, ऑयल फील्ड से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे के साथ इस सत्र में सत्ता पक्ष सरकार सामने आई है। तो कोशिश यही है कि इन विधेयकों पर चर्चा हो और उसके बाद उन्हें पारित कराया जाए। क्योंकि जो विधेयक एक सदन से पारित हो चुके हैं और दूसरे सदन में लंबित है, सरकार सबसे पहले उन्हें पारित कराना चाहेगी, या जो विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखे जाने हैं। तो उस लिहाज से हम दोनों सदनों में देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण विधायी कामकाज को सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, संसद की कार्रवाई जब चलती है तब उसमें प्रश्नकाल भी होता है, दोनों सदनों में बहुत सवालों के जवाब होते हैं, देश जान पाता है अलग अलग मंत्रालयों ने क्या कदम उठाए हैं। अगर विपक्ष के सांसद या फिर सत्ता पक्ष के सांसद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिन सवालों को सूचीबद्ध किया जाता है उस पर जवाब मिलता है, रिटर्न रिप्लाई होता है, यानी लिखित जवाब भी होते हैं, सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मंत्रियों के बयान होते हैं। आज एस जयशंकर विदेश मंत्री का बयान भी होना है। तो ये जो पूरी सदन की जो कार्रवाई है वो कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दल जो सदन को इस एक मौके की तरह देखते हैं जब सत्र चलता है, कि वो सत्ता पक्ष को घेर सके। ये उनका हक भी है, अधिकार भी है, लेकिन चेयर की गरिमा बनाए रखना और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जब चेयर पर रहते हैं तो उनके निर्देशों का भी पालन करना, ये भी देखना होता है कि वो चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव खत्म हो और नियमों के मुताबिक सदन चले। क्योंकि बार बार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष कह चुके हैं कि जो व्यवस्था दी जाती है, जो जिस नियम के तहत व्यवस्था दी जाती है, सभी को उसका पालन करना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए सदन से। तो देखना होगा कि क्या कोई सहमति बनती है, सदन सुचारू रूप से चलता है आज, या फिर आज भी व्यवधान देखने को मिलता है। जी, इसके साथ साथ शैलेंद्र, आपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान की बात की, जो महत्वपूर्ण बयान जो लोकसभा में सूचीबद्ध है, उस बयान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में रूस के कजान गए थे, जिसमें 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। 2020 से ये तल्खी चलती आ रही थी, जहाँ LAC पे डेपचांग और डेपसांग में जिस तरीके से सैनिकों को हटाने का ये समझौता किया गया, उसके बाद हमने देखा 29 नवंबर को भी विदेश मंत्री ने क्वेश्चन आवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। आज जो बयान आने वाला है कितना महत्वपूर्ण है भारत चीन संबंधों में और भारत के चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों के संबंधों में? ये देखिए, विदेश मंत्री ने एक लिखित सवाल के जवाब में बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो आपने जिसका जिक्र भी किया। और हाल ही में जो भारत और चीन के रिश्ते के बीच जो एक तरह से तल्खी थी बीते 4 वर्षों में, उसमें हमने कमी देखी है दोनों तरफ से, और एक सुखद संकेत, एक सकारात्मक संकेत दोनों तरफ से देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी सिलसिलेवार तरीके से एक जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दी जा सकती है। जो भारत के संबंध में चीन में जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं, तो उन सब का विस्तार से आज विवरण दिया जा सकता है। क्योंकि जब सदन के पटल पर कोई बयान होता है तब हम जानते हैं कि दिन, तारीख और एक तरह से पूरे घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से सदन के पटल पर रखा जाता है। और यही वजह है कि कई बार विपक्षी दल या विपक्षी सांसद ही मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की तरफ से स्थिति साफ होनी चाहिए, बयान आना चाहिए। तो अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सूचीबद्ध है सदन में, तो निश्चित तौर पर उसमें कई नए तथ्य और कई नई बातें आएंगी। लेकिन ये बात बहुत साफ है, जो दिखाई देती है कि बीते 4 वर्षों से जो एक तल्खी थी उसमें अब हम कह सकते हैं कि काफ़ी कमी आ गई है। भारत और चीन के जो संबंध है वो स्पष्ट तौर पर अब दिखाई भी देते हैं, जिस तरह से दोनों देशों ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और आपने उस बैठक का जिक्र भी किया।
शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो 11 बजे सदन की कार्यवाही पर नजर रहेगी। जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी उसके बाद देखना होगा कि कैसे सदन की कार्यवाही आगे चलती है और विधायी कार्य जो सूचीबद्ध है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। खबर उड़ीसा के भुवनेश्वर से जुड़ी हुई है, जिसमें देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की दोहरी एआई शक्ति यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशन इंडिया को काम में लाने पर बल दिया गया। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नड्डा जी को वर्षों से जानता हूं और पार्टी में उनके उल्लेखनीय योगदान का गवाह हूं। उन्होंने हर संगठनात्मक, विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया है। वे स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के प्रयासों में सबसे आगे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो से एक और सफलता की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 4 दिसंबर की शाम को 4:08 पर PSLV XL रॉकेट से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 03 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट 600 × 60,530 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में धरती का चक्कर लगाएगा। इस सैटेलाइट लॉन्च का मुख्य मकसद सूरज के कोरोना का अध्ययन करना है और एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च करने की नई तकनीक को प्रदर्शित करना है। ये सैटेलाइट सूरज के चारों तरफ मौजूद वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं का अध्ययन कर सकेंगे ताकि यह पता चल सके कि सूरज का डायनामिक्स क्या है। ये इस सैटेलाइट के 2 हिस्से हैं, पहला ऑक्यूलेटर और दूसरा कोरोनोग्राफ्स स्पेसक्राफ्ट। दोनों का अलग अलग काम होगा लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी उत्तर प्रदेश के संबल हिंसा से जुड़ी जांच आगे कैसे बढ़ रही है और अभी क्या शांतिपूर्ण हालात वहां है या नहीं। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 10। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं।
कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। संभल हिंसा के 9वें दिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को संभल भेजने का ऐलान किया है। इस बीच लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया है कि उन्हें संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें और अपना प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित करें, ताकि संभल जिले का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन ना हो। कल रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में ही रात बिताई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेता कल शाम को ही लखनऊ पहुंच गए थे ताकि आज वे एक साथ रवाना हो सके। उधर प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल आने पर रोक लगा रखी है। संभल के जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक शहर में बाहरी व्यक्ति या किसी जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिले में एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल नहीं जाने दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संभल जाने पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे गांधीवादी लोग हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर संभल जाएंगे। अब ये इन्होंने 163 की नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी। तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे। तो संभल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निशांत राय। आइए सीधा उनसे अपडेट ले लेते हैं। निशांत, हम देख रहे हैं कि आज संभल हिंसा का 9वां दिन है। बीते रविवार को हिंसा हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि न्यायिक आयोग की एक टीम कल वहां गई थी और आज सपा के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाने वाला है। ऐसे में जब पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि की वहां पर रोक है, ऐसे में नेताओं का वहां जाना सियासी पारे को और गर्म करने वाली बात है। और जहां संवेदनशीलता बनाने की ज़रूरत है, वहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उनका रुख साफ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, वाकई विकट परिस्थिति है। संभल में 24 नवंबर के दिन जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से संभल में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी मशक्क़त करी। और सबसे अच्छी बात कहेंगे कि जो लास्ट फ्राइडे गया था, जुम्मे की नमाज के बाद भी संभल में शांति व्यवस्था बनी रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि संभल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है जिसके भड़काऊ भाषण का जनता पर कोई असर हो। प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक दिया है और दोनों ही पक्षों में अभी फिलहाल शांति बनी हुई है और वहां पर जो जनजीवन है वो धीरे धीरे ही सही पटरी पर आ रहा है। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी, तोकीर रजा और अब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संभल आना चाहता है। हालांकि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, किसी भी सामाजिक व्यक्ति का संभल में प्रवेश निषेध है और ये सभी जानते हैं। उसके बावजूद अगर आप संभल आने की जिद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी व्यवस्था को, और जो कि बनी बनाई व्यवस्था है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। जो संभल पटरी पर लौट रहा है वो वापस कहीं ना कहीं उसमें परेशानी बन सकती है और केवल संभल वासियों को ही परेशान करेगा, क्योंकि नेता आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, जनता से मिलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे शब्द कहे जिसका असर पड़ेगा, वो संभल के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके चलते प्रशासन बेहद सख्ताई से जो है वो पेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय को नोटिस दिया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की उनसे अपील की है, इसलिए उनसे कहा है कि ये दौरा पोस्टपोन किया जाए। हालांकि इस पे बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इसी तरीके की राजनीति करती है
और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति के असर ये होता है कि हिंसा होती है। लेकिन अभी तक अगर कांग्रेस डेलीगेशन की बात करें, लखनऊ से दोपहर 12 बजे निकलने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन क्या उन्हें अनुमति देता है या उनको लखनऊ में ही रोक लिया जाता है, क्योंकि संभल में फिलहाल किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि का आना जो बाहर का है पूरी तरीके से वर्जित है। निशांत, इससे पहले भी हमने देखा था कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल आने की कोशिश कर रहा था, उनको भी पुलिस प्रशासन ने पहले ही रोक दिया था। ऐसे में अब कांग्रेस अड़ग हो गई है, अजय राय अड़ग हो गए हैं। उन्होंने कहा है नहीं, मैं तो संभल आऊँगा, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आऊँगा। कल देर रात भी वहाँ उन्होंने बिताई। ऐसे में जहाँ न्यायिक आयोग की एक टीम जाँच कर रही है, पुलिस अलग से जाँच कर रही है, 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, कितने ही लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। ऐसे में पूरी हिंसा को एक राजनीतिक रंग देना कितना हद तक ठीक है, क्योंकि ये हिंसा कहीं ना कहीं 5 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल यह है कि जब सभी को पता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है मस्जिद पक्ष के लोगों को, तो ऐसे में कानून व्यवस्था में और कोर्ट में सबका विश्वास होना चाहिए। संभल में हिंसा हुई, जांच चल रही है, न्यायिक आयोग की टीम वहां पर गई, वहां पर जो आला अधिकारी थे उनके साथ मौजूद रहे। पूरी हिंसा में कब क्या हुआ उसकी जांच चल रही है। तमाम तरह की वीडियोस निकलकर सामने आ रही है कि आखिर संभल को किसने आग में झोंका, और उसकी पूरी तरीके से तथ्यात्मक रूप से हम देख रहे हैं कि जांच हो रही है। पीड़ितों से मिलने की बात जरूर राजनीतिक दलों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन उनको ये भी समझने की जरूरत है कि अभी संभल उस स्थिति में नहीं है, और अगर आप वहां पर जाते हैं और हिंसा भड़कती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी के चलते प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, लेकिन सियासी दल सियासत कर रहे हैं, और सीधा सा कहा जाए तो सभी अपनी राजनीतिक रोटियां ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सेकने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसलिए पूरी तरीके से संभल के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है, और जो भी लोग जा रहे हैं उनके कार्ड तक चेक किए जा रहे हैं। और जो हिंसाग्रस्त इलाका है वहां पर अभी तक पूरी तरीके से आपको छावनी का रूप नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, और उसके लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति या कोई भी किसी संगठन का व्यक्ति वहां पहुंचकर हालात ना बिगाड़े। इसके साथ ही निशांत, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं, 9वां दिन है, पिछले रविवार को ये हिंसा भड़की थी। क्या संभल आज संभल पाया है? क्या इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है? इसके साथ साथ क्या दुकानों पे रौनक लौट आई है? देखिए, इंटरनेट सेवा की जहां तक बात की जाए तो अभी तक बहाल नहीं हुई है, क्योंकि स्थितियां इसके अनुरूप नहीं है, और एक वायरल मैसेज वापस संभल को हिंसा में झोंक सकता है, ये प्रशासन अच्छी तरीके से जानता है। दूसरी बात, संभल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, दुकानें खुल रही हैं, लोग चूंकि शादियों का सीजन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो शादियाँ होती हैं, उसको लेकर तमाम दुकानें खुली हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए व्यापारियों की, तो उनको कहीं ना कहीं लंबे समय से नुकसान हो रहा है। जब से हिंसा हुई है तो उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जनजीवन पटरी पर लौटे, चाहे वो व्यापारी किसी भी समुदाय का हो, वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो। खासकर जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी बन जाती है ऐसी परिस्थितियां, और वो इस समय परेशान जरूर है, क्योंकि जो पहले कमाई होती थी और जो अब कमाई हो रही है, खासकर शादियों के सीजन में बड़ी संख्या में अगर संभल की बात करें तो इन छोटे शहरों में इसी समय बड़ी संख्या में खरीदारी होती है, और इस तरीके की हिंसा ने उसको पूरा प्रभावित किया हुआ है। धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, और राजनीतिक दल अगर इन बातों को अच्छे से समझे और इसको देखे, खासकर आम लोगों की परेशानियों को देखे, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिलहाल संभल का दौरा पोस्टपोन कर देना चाहिए और प्रशासन का साथ देना चाहिए, ताकि संभल वापस से पटरी पर लौट आए। तो निशांत, देखना होगा कि संभल हिंसा को लेकर इस समय सियासत तो तेज हो गई है, रोक के बावजूद क्या कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंच पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। निशांत, फिलहाल इन सभी जानकारी के साथ आपका धन्यवाद।
न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी हुई है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्पीड़न और अत्याचार का मामला लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के 83 सदस्यों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज भी थे। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मोमी बंदरगाह पर पहुंचे थे। वे बेनापोल पेट्रापोल क्रॉसिंग के माध्यम से भारत जाना चाहते थे। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट सहित मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले झूठे मामलों की निंदा की है। परिषद ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेशी सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारी झूठे मामलों को तुरंत वापस लें और वकीलों और पत्रकारों को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गंभीर हमले हो रहे हैं। चीन में कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं के प्रतिमाओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक प्रार्थना की गई। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मथुरा में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में बांग्लादेश में शांति स्थापना एवं सद्भावना के लिए भक्तों ने पूजा अर्चना, मंत्र जाप और कीर्तन किया। और आइए बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला लिया गया है। याचिका इंदु प्रकाश सिंह की ओर से ये दायर की गई है। इंदु प्रकाश ने अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और ये किसी आंकड़े पर आधारित नहीं है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच PIL पर सुनवाई करेगी। हालांकि बेंच ने कहा था कि चुनाव आयोग का मकसद अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है और EVM के उपयोग से मतदान प्रक्रिया पहले के मुकाबले कम समय में हो जाती है। आयोग मतदान के समय को कम करने के लिए ज्यादा EVM का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 10 में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया था। आतिशी ने बयान दिया था कि बीजेपी ने केजरीवाल नी तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी। वहीं महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदुत्व के विचारक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि लंदन में मार्च महीने में गए राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में वीर सावरकर का अपमान किया था। और अब खबर चक्रवाती तूफान फेंजल से जुड़ी हुई, जिसके कमजोर पकड़ अब गहरे दबाव में अब ये चक्रवाती तूफान फेंजल बदल गया है। चक्रवाती तूफान फेंजल पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। चक्रवाती तूफान फेंजल की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं।
पुडुचेरी और तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तमिलनाडु के विलुपुरम, कुडालोर, वेलोर और रानीपेट जिलों में भी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। पुडुचेरी के कई इलाकों में भीषण जल भराव के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बचाव अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग कई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला है। विशाखापत्तनम में भी समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गई हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी होने के बाद केरल के वायनाड में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। IMD ने केरल के 4 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी पर भारी भूस्खलन के बाद NDRF टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तिरुवन्नामलाई निगम सीमा के VOC नगर के 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घरों पर भूस्खलन के कारण चट्टानें गिर गई हैं, जिसमें 7 लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तिरुवन्नामलाई जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हवा का दबाव कम होने की वजह से चक्रवात फेंजल के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है और इसका असर कर्नाटक राज्य पर भी पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चामराजनगर, मैसूर, कोडागु, दक्षिण कन्नड़ जिलों बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबलासुर, तुमकुर, रामनगर और मांड्या, हसन, चिकमंगलुरु, उडुपी में बारिश का अनुमान है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। वहीं मैसूर, कोलार और चिक्काबलापुर जिलों में आज स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो चक्रवाती तूफान फेंजल कितनी गति से आगे बढ़ रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुब्रासन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा अनुब्रासन का रुख करते हैं और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अनुब्रासन, what is the latest update now about the cyclone Fenjal and which are the most affected areas? Also, has it got weakened now? The latest update from the location where we are right now, the Puducherry. After 40 hours of rainfall across the coastal districts and Puducherry, still the rainfall situation in Tamil Nadu is very high. Particularly, the heavy rainfall is registered the interior Tamil Nadu, particularly on Tiruvannamalai, Krishnagiri, Dharmaburi. Nearly 30 centimeter of rainfall has been registered in last 24 hours of Krishnagiri. Anurbrasan, where is the cyclone Fenjal now moving, in which direction, and what is the IMD prediction now? Will the rain continue for another 1 or 2 days? तो अनुब्रासन हमें बता रहे थे कि चक्रवाती तूफान फेंजल अब कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब इसकी दिशा बदल रही है। ऐसे में कई अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और NDRF की टीमें अभी भी बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए News at 10। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको चक्रवाती तूफान फेंजल के बारे में जानकारी दे रहे थे और हमारे संवाददाता लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अनुब्रासन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अनुब्रासन से ले लेते हैं ताज़ा अपडेट। अनुब्रासन, बिफोर द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट हैज़ द now cyclone Fenjal got weakened, and which are the most affected areas now, and where is the rainfall being recorded the most? As you know that the cyclone Faisal is weakened into a deep depression and also going towards the west and northwestern districts of Tamil Nadu. So it's the last 24 hours the heavy rainfall has been registered in across the interior Tamil Nadu, particularly Tiruvannamalai, Kallakurichi, Salem, Dharmaburi and Krishnagiri, and also some parts of Nilgiris districts and also in Coimbatore. And also due to that, the surrounding states like Andhra Pradesh and also Karnataka and Kerala also getting a heavy rain. That's why the Indian Meteorological Department has given a red alert to the districts of Kerala and also in Karnataka. The schools and colleges are around shut in 11 districts of Tamil Nadu, and also some districts like Mysore, Chikbalpur and also Samrajnagar of Karnataka also it's given holiday announced. So we can see that the deep depression is going to be weakened further now and going to reach the Arabic Ocean side of the Indian continent, and particularly the rainfall is significantly decreased in the coastal districts of Tamil Nadu. The rescue and relief works are started now. The NDRF team has reached one particular incident in Tiruvannamalai where the landslide has happened. The 7 people are stranded below that. The NDRF team is on the rescue mission. And particularly the essential service, particularly the electricity has been, some parts of Puducherry has been resumed. Still some parts, the interior village parts of Villapuram, Dindivanam has not yet been came to the normalcy. And also state and also the central disaster management team and also the NDRF, SDRF, state and central government in full swing on the came back to the normalcy of people, because still last 48 hours people are in a kind of a situation that is so struggling, and the holiday is announced, and still the transportation services of Indian Railway, particularly going towards the southern Tamil Nadu, has stopped because of some station in Villapuram has submerged by the water. And also reservoir and water various levels are increased, particularly the Vidu Dam of Puducherry has been fully filled, and so they release the water to the sea. So that is the latest update. Still the rainfall, and also this rainfall is nearly a 30 centimeter rainfall, nearly around last 200 years. Some data has said that it is the highest level of rainfall in some Arur place in Dharmaburi and also in Krishnagiri. So this Faisal cyclone is given intense rain across the wherever it goes in the path of west and western words of Tamil Nadu. So that is the latest update from the situation. Thank you Anubrasan for that latest update. तो हमारे संवाददाता अनुब्रासन हमें बता रहे थे कि चक्रवाती तूफान फेंजल का कमज़ोर होना शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड करी गई है पिछले 30 सालों में, और अगर इस बारिश की बात की जाए तो 48.4 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कई जगहों का मुआयना किया और साथ ही साथ NDRF की टीम लगातार बचाव कार्यों में लगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली की आबो हवा की। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध की परत छाई दिखी। शहर के कई हिस्सों में AQI 300 से ऊपर देखा गया। नेहरू नगर में AQI 335, शादीपुर में 320, जहांगीरपुरी में 312, द्वारका सेक्टर 8 में 306, वहीं RK पुरम में 304 और आनंद विहार में 303 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि AQI अभी भी 300 के ऊपर जा रहा है। और आपको बता दें कि 0 से 50 की जो मेजरमेंट है AQI की, वो सामान्य AQI माना जाता है और ऐसे में लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याएं भी
झेलनी पड़ रही हैं। तो आज भी दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई दिखी और ये सुबह का नज़ारा है जहां दिल्ली पर एक कोहरे की धुंध छाई दिखी। अभी भी दिल्ली का AQI 300 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। अब बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां मुंबई शहर में भी धुंध की परत छाई दिख रही है। मरीन ड्राइव के पास घने कोहरे के बीच लोगों ने सुबह की सैर की। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। ऊंची ऊंची इमारतें घने कोहरे और धुंध में छिप गई। तो दिल्ली हो या मुंबई, धुंध की मोटी परत दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहरों में देखने को मिली है। वहीं अब बात कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों की। तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बाहरी कोहरे के कारण सुबह के वक्त श्रीनगर में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। विश्व प्रसिद्ध डल झील कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। डल झील अपनी खूबसूरती से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। और आइए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ 2025 की तैयारियों की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने में जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से ये नए जिले की अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक उत्तर प्रदेश में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमे में कलेक्टर के समस्त अधिकारियों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोनाव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में रविवार को 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की शुरुआत हुई, जहां कई रेत कलाकारों ने अद्भुत कलाकृति का प्रदर्शन किया। प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत के प्रतीक इस महोत्सव में मिनी इंडिया का स्वरूप देखा गया। कला महोत्सव में नृत्य के साथ अद्भुत सैंड आर्ट की झलक भी देखने को मिली। इसके साथ ही महोत्सव में भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का भी जश्न मनाया गया। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पूर्ण और बिना शर्त माफी वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का तर्क है कि हंटर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह उनके बेटे हैं। हंटर बाइडेन को अवैध तरीके से बंदूक रखने और झूठे बयान देने के जुर्म में सजा का 4 दिसंबर को ऐलान होना था। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बेटे हंटर को किए गए जुर्म में उन्हें माफ कर दिया है। इस फैसले से बाइडेन ने और अपने परिवार के सदस्यों को लाभ के लिए राष्ट्रपति पद की शक्तियों का उपयोग नहीं करने के अपने पिछले वादे को उलट दिया। जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे को 2018 में बंदूक खरीद से संबंधित 3 अपराधों के लिए डेलावेयर फेडरल कोर्ट में दोषी पाया गया था। हंटर बाइडेन पर कैलिफोर्निया में फेडरल टैक्स आरोपों पर भी सजा सुनाई जानी थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंटर बाइडेन को क्षमा देने को न्याय की विफलता बताया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनाने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई वैश्विक बैठक कल बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, क्योंकि 175 देशों के प्रतिनिधि प्लास्टिक उत्पादन और वित्त पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में विफल रहे। यह अंतर सरकारी वार्ता समिति की 5वीं बैठक थी, जो 2022 से प्लास्टिक प्रदूषण पर एक कानूनी संधि तैयार करने का काम कर रही है। सप्ताह भर चली बातचीत में प्लास्टिक उत्पादन और
और हानिकारक रसायनों पर रोक लगाने की मांग करने वाले और केवल प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले देशों के बीच गहरे मतभेद दिखाई दिए। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख मुद्दों पर मतभेदों को पाटने के लिए शनिवार को बंद कमरे में चर्चा की, लेकिन कल जारी किए गए मसौदे ने अधिकांश चिंताओं को अनसुलझा छोड़ दिया। अब सभी देश वार्ता जारी रखने के लिए अगले साल फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। भारत ने बैठक में कहा है कि वह प्लास्टिक पॉलीमर के उत्पादन को नियंत्रित करने की किसी भी कदम का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इससे देशों के विकास के अधिकार पर असर पड़ सकता है। और आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। सेमीफाइनल से पहले ही पहुंच चुके गत चैंपियन भारत ने रविवार को मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय टीम की यह प्रतियोगिता में चौथी जीत रही और इस जीत के बाद टीम के 12 अंक हो गए हैं। मैच में भारतीय टीम को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, जिसमें से 2 को गोल में बदलने में टीम सफल रही। भारतीय टीम का सेमीफाइनल में सामना अब मंगलवार को मलेशिया से होगा। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रविवार को भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच छठे दौर का मैच भी ड्रॉ रहा। इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लेरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लेरेन को मात दी थी। चौथा, पांचवां और छठा दौर ड्रॉ रहा। और अब बात वेव्स की, एंटरटेनमेंट की नई लहर की। देश के प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।